नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2025 में सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, संगम नगरी विकास की दौड़ में है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में युवाओं की तकनीकी सक्षमता के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम और नए स्टार्टअप और नए उद्यमियों के लिए ऋण मेला के लिए और प्रयागराज और खासतौर पर फूलपुर की विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, खादी और ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, माननीय सांसद भदोई श्री विनोद बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला की अध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल जी, विनोद प्रजापति जी, श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, माननीय विधायकगण श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, विधान परिषद सदस्य श्री केपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राजमणि कोल जी, वाचस्पति जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमरनाथ यादव जी, उत्तर मौर्य जी, माननीय विधायक पीयूष रंजन निषाद जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रयागराज और खासतौर पर फूलपुर के सभी उपस्थित नागरिकगण, युवा ऊर्जा के धनी मेरे सभी युवा साथियों, बहनों और भाइयों, एक साथ इतने बड़े रोजगार मेले के माध्यम से, विकास परियोजनाओं के माध्यम से मुझे प्रयागराज की धरती को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए फूलपुर की धरती को, प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन नौजवानों को आज रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, जिन युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आज यहां पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिन युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है और प्रयागराज के हमारे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के कारण विकास की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए सभी लाभार्थियों के साथ साथ प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
जनवरी 2025 में 12 वर्ष के बाद लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का, प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। हमारा प्रयागराज एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी सुव्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता के लिए फिर से अपनी अमिट छाप छोड़ेगा और दुनिया से आने वाले सनातन धर्मावलंबियों को अवगत करने और आतिथ्य करने का एक अवसर हमारे प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। इसकी तैयारी के साथ आज जुड़ी हुई परियोजनाएं प्रयागराज और फूलपुर के साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए भी आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और अभी से तैयारी के लिए भी आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर लगभग 650 करोड़ रुपए की परियोजना का हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है और एक योजना तो इसमें एक ऐसी भी है सड़क की, ये मेरे संज्ञान में आया था। हमारे यहां की सांसद श्री प्रवीण पटेल और पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल जी ने मेरे संज्ञान में इस बात को दिया था, जिसमें विकास खंड बहादुरपुर थाना क्षेत्र हंडिया के अंतर्गत ग्राम ढोखरी में वहां की सड़क का जो प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग से के सैदाबाद से लगभग 5 किलोमीटर की एक सड़क थी, यह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। आज उसकी भी स्वीकृति पत्र लेकर के हम आए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बुलडोजर पर कोर्ट का बुलडोजर चला है। क्या सीएम आवास का नक्शा पास है? सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे, वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है, आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। देखिए आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि
अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56, हम तो आप ही लोगों से कहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप गढ़ने का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ सत्ता पक्ष योजनाओं की बरसात कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए जनता से वादा और झारखंड की सियासत की गूंज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय कुमार पांडे। सुनिए। लोकसभा चुनाव ऐसे सारे राजनीतिक दल है एक्टिव वोट में, बीजेपी कुछ जो झारखंड में कुछ ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने चुनाव को आहट के देखते हुए लगातार एक के बाद एक योजनाएं धरातल उतारने की कोशिश की है, वैसे उतरने में कितनी सफल है, कितनी कामयाब है, हम जानेंगे हमारे बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। सबसे पहले यह है कि चुनाव को आहट को देखते हुए जिस प्रकार सरकार ने लगातार एक के बाद योजनाओं उतारने की कोशिश कर रही है, वैसे आप किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। चुनाव हो नहीं हो, हम जनता के बीच रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं। प्राकृतिक आपदा विपदा भी होता है, उस समय आपको भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता वहाँ दिखाई पड़ेगा। तो हम लगातार काम करते हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी आने वाला 8-9 सितंबर है, तब देखेंगे झारखंड की हर पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ बैठेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो तो होता है, लेकिन हम 365 दिन काम में लगे। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने एक के बाद योजनाएं उतारी है, मेगा योजना हर जगह जगह जा करके ये लोगों को बता रहे हैं, तो वैसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम तो हम क्या कि पूरे झारखंड की जनता जान रही है ये चुनाव में वोट लेने के लिए सिर्फ 4 आधार हैं। इनका अतीत, इसका ट्रैक रिकॉर्ड वो अच्छा नहीं रहा। चुनाव के पहले आप याद करिए 2019 के उनके घोषणा पत्र में है सरकार बनेगी तो गरीबों को 72,000 रुपया साल, 5 साल हो रहा है नहीं। उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि जो दिव्यांग है, जो वृद्ध है, जो विधवा है, 2,500 रुपया उनको पेंशन मिले, नहीं। उनके घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को जॉब चाहिए। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 5 से 7,000। सरकार ने कैबिनेट से निर्णय लिया था कि गरीब नौजवानों को 25 लीटर पेट्रोल देंगे। तो ऐसे उन्होंने कई घोषणाएं कर दी, उन्होंने कुछ बातें तो झारखंड की जनता जानती अच्छी तरह से। हम लोगों ने भी सबको कहा है कि भाई अभी जो 2-3 महीना के लिए दे रहा है उसमें दे लो, अगले 5 साल तक तो हम ही लोग देंगे और इससे अच्छी योजना हम लोग लेकर के आए। और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मध्य प्रदेश में हम दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं, उड़ीसा में हम दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना भी घोषणा किया गरीबों के लिए सब मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं साल में 6,000 रुपये। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों की भरोसा है, विश्वास है, हमारी ट्रैक रिकॉर्ड है, छड़ने वालों की नहीं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड और इनके साथियों का भी वही ट्रैक रिकॉर्ड। कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में है, उनके तेलंगाना में उनकी सरकार है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से इंडिया वॉइस के संवाददाता रमन मिश्रा ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं।
इंडिया गठबंधन इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा है ताकि कब उस चुनाव में वह एनडीए गठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव जैसा झटका देकर 2027 की जीत का दावा ठोक सके। वहीं एनडीए भी इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कब वह सपा और कांग्रेस को बुरी तरह हरा कर एक बार फिर ये दावा ठोक सके कि अभी भी भगवा सरकार 2027 में तीसरी बार बनेगी। हालांकि एनडीए जो तैयारी कर रहा है उसमें अभी कई पेच फंसे हैं कि कहां पर उसके सहयोगी दल लड़ेंगे, कहां पर कौन लड़ेगा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और कैबिनेट हैं, क्योंकि वह 10 सीटों में से 2 सीटों पर अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। अब उनसे हम बात करेंगे। सर, आपने 2 सीटें मांगी हैं, क्या आपको मिलेंगी? देखिए, ये शब्द मांगने वाला शब्द केवल प्रेस मीडिया को लाता है। थोड़ा होता चले। पहली बात रखिए कि पहले भी चुनाव होता रहा, पहले भी उपचुनाव हुए हैं और जो सहयोगी दल है वो वहाँ लड़ता रहा है। अब आपको कहाँ से न्यूज अधिकारी मिली है उसके बारे में आप ही बता सकते हैं, लेकिन अभी तक जो परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी की वो यही रहेगी जो जिस दल का जहाँ रहा वो लड़ता है। और अभी हम लोग एनडीए के मिल के साथी हैं, हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से वो भी 2 सीट के साथ पार्टी लड़ेंगे और जो 8 सीट और है वो हम लोग मिलकर चुनाव जीतेंगे। हमने 10 सीट इसलिए प्रभारी नियुक्त किया है कि वो जीत हम लोग एनडीए की सुनिश्चित कर सकें कि जो भय भ्रम झूठ बोलकर संविधान और आरक्षण के नाम पर वोट लिया था उन पर सब पर्दाफाश किया जा सके और उसके लिए हम लोग सेना। हाल ही में आपका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि जो आपके बेटे परवीन निषाद चुनाव हारे उसका कारण ये था कि जो मतदाता था वो भोजन भरी थाली ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे नहीं तो उसने साइकिल का बटन दबा दिया जिसके कारण से वह लोकसभा का चुनाव हार गई। नहीं, वहाँ क्या वह बयान गलत मोड़ कर है। मैंने ये कहा था कि पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी का सिंबल न मिलने की वजह से, मतलब एक सीट जो हमारा भदोही या चाहे वहाँ है, सिंबल न मिलने की वजह से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जो एक्शन में या बहुत मतलब पूरे जोश खरोश में एनडीए के साथ जाकर वोट देते थे, जब उनका सिंबल न होने के नाते कार्यकर्ताओं ने उस जोश से वोट नहीं दिया, इसलिए हमें कई भदोही में तो जोश के साथ वोट दिया आपका। नहीं, निश्चित रूप से भदोही में भी बहुत कम वोट मिला। आप पिछले बार देखें, इस बार देखिए, वो तो निषाद के नाम पर वोट मिल रहा ना आज के लिए भदोही में, लेकिन और जगहों पर अगल बगल जब सिंबल मिला होता तो और सीटों पर निषाद पार्टी का कार्यकर्ता उसी मनोबल से। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर एक टिप्पणी की थी और फैसला भी दिया था इस पर। उसके बाद से पूरे भारत में प्रदर्शन हुआ। आपको क्या लगता है अगर निषाद अगर SC में जाएगा तो क्या जो आपने भी कहा जो लेदरमैन है वह अपने हिस्से में से उनको हिस्सा देंगे? मैं तो कह रहा हूँ 9% उसमें 27 में आखिर हमको जोड़ के ना OBC का रिजर्वेशन हुआ है 27%, तो 27 में से 9% काट के हमें SC में डाल दें तो नियम ही है, जितना गिनती अधिक होगा उतना परसेंटेज बढ़ता है। ये तो पहले से OBC कह रहे हमें पहले से कम मिला हुआ है, हमका कहना है कि हमें 50+ चाहिए। हमका 50+ चाहिए तो फिर जिसका जितना है, मैं कह रहा हूँ कि कहाँ कौन है उसको ऐसा थोड़ी है कि SC में जो है उसको OBC में डाल देंगे। या तो यही लोगों ने है ना, माननीय मुलायम सिंह की तो सरकार उस समय थी, उनको सोचना चाहिए कि हमें OBC में डालना है, अनुसूचित में निषादों को कहाँ डालना है। ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिनका साफ कहना है कि उपचुनाव में इस बार एनडीए इंडिया गठबंधन को हराकर 2024 लोकसभा चुनाव का बदला लेगा। वहीं पर उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा है कि निषाद समाज का जब तक अधिकार क्लियर नहीं हो जाता तब तक जातिवार जनगणना कराने का कोई मतलब नहीं है। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा से बीजेपी सांसद महेश शर्मा से इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको लेकर हमारे साथ खास बात करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव भी होने, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और संगठन हमारी मूल में है। संगठन की मजबूती के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, हम सब लोग पहले मिलकर सदस्यता को कल लगभग अगले 3 महीने में सदस्यता की संख्या को पूरा ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उसके बाद संगठन के माध्यम से और पार्टी के सभी लोग मिलकर आने वाले उपचुनाव की तैयारी और आने वाले अभी सभी जो प्रदेशों के जो चुनाव उनमें लगेंगे हम सब लोग। हमारी पार्टी लगातार कार्य करने में विश्वास रखती है
और सबसे पहले एक मूल हित होता है कि पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं अंतिम में हूं। तो इसलिए जो भी विषय लिए जाते हैं, जो राष्ट्रहित के मुद्दे होते हैं, उनमें पार्टी का कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करते हैं। सर एक क्वेश्चन और था, जिस तरीके से आरएलडी आपका गठबंधन का सहयोगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे सीट को बंटवारे को लेकर काफी उनमें मनमुटाव चल रहा है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? सब लोगों ने समझौता किया था चुनाव के समय पर, तो मुझे पूरा विश्वास है सब लोग सब साथ बैठेंगे तो वो समझौता जमीन पर प्रभावी रहेगा। सर वो जम्मू कश्मीर से चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी उन्होंने और अपने प्रत्याशी भी घोषित कर रहे हैं वहाँ से। कि वो बड़े स्तर का विषय है, जो चिंतन आपस में होगा, कोई ना कोई समाधान तक निकल आएगा। अंतिम समय में कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। सर गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी समस्या रहती हैं, जैसे बिल्डर्स की रहती हैं, उसको लेकर तमाम ऐसे किसानों के मुद्दे भी हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से आप? बहुत कुछ समाधान हुए हैं समस्याओं के, लेकिन कुछ समाधान होने अभी बाकी है। हम लोग सतत प्रक्रिया के तहत उन सभी विषयों का समाधान करेंगे। कैमरामैन सुशील के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 13 उम्मीदवारों की मौत हो चुकी, जिसमें सियासी घमासान अब मच चुका है। लोजपा लेड प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता अजय कुमार पांडे ने लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान से खास बातचीत की है। सुनिए। सरकार तैयारी कर रही है नियुक्तियों को लेकर के। झारखंड में उत्पाद अधीक्षक की नियुक्ति चल रही है और इस नियुक्ति में अब तक जो अभ्यर्थियों की मौत 13 पहुंच चुकी है और इसको लेकर के राज्य में सियासत काफी गर्म है। हमारे बीच लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी, और इनसे जानेंगे कि इसको लेकर के उनका क्या राय है। सर, राज्य में जो उत्पाद अधीक्षक है अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, क्या बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि पहले नियोजन नीति बनाया गया तरह दास के ऊपर, उसको वर्तमान सरकार ने उसको विरोध कर दिया, अपनी को नियोजन नीति बनाई नहीं। पहले एक्चुअली जो एग्जाम हो रहा है, सोचिए जहाँ 583 सीट है, 6 लाख अभ्यर्थी उसमें भाग ले रहे हैं, तो सरकार का पहले से देखिएगा हर जगह ऐसा प्रक्रिया है कि पहले आप जो है एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम बना के फिर उसका एग्जाम लेते रहते, तो बहुत से लोग रिटेन में आते हैं, बहुत लोग छट जाते हैं। उससे क्या होता है कि होते होते फिर जो है लास्ट में फिर आता है फिजिकल, फिर आता है मेडिकल और जाकर फाइनली होता है बाहर। यहाँ उल्टा हो गया, लोग समझ नहीं पाए और नहीं समझने के चलते क्या होगा, पहले लोग क्या करें फिजिकल कर, फिजिकल भी किए इतनी बड़ी लोगों का अगर माने तादाद में फिजिकल हो रहा है, एक आदमी पर 1000, तो सोचिए एक सीट पर 1000 लोग अभ्यर्थी तो कर रहे हैं, तो भाग ले रहे। अब सोचिए कि उसके लिए लोग रखना चाहिए था एम्बुलेंस, डॉक्टर, ऑक्सीजन सब रखना चाहिए था, ये लोग रख नहीं पाए, सोच नहीं पाए और ये सोचे कि हम जल्दी हो जाए ताकि इन लोगों की भारी हो जाए। तो उसके चलते जो सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, नियोजन नीति जो रद्द करने के बाद अपनी कोई नियोजन नीति बनी नहीं, जिसके चलते ये समस्या है, ये बहुत ही दुखद है। अच्छे अच्छे मेरिट वाले स्टूडेंट जो पीटी निकाल चुके हैं, अच्छे लड़कियाँ उन्हीं इसमें पार्टिसिपेट किए थे, उनकी भी मौत हुई। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के बच्चों की मौत, झारखंड के जो बच्चे हैं ज़्यादातर उन्हीं के साथ ही घटना रही है, तो और बड़ी दुखद बात है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष गांधी ने साफ तरीके से कहा कि सरकार की गड़बड़ियों के कारण जो अभ्यर्थी मौत के कारण हो जा रहे हैं, वही साफ तरीके से कहा है कि जो भी मृतक जो परिवार है उनको मुआवजा सरकार दे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो इंडिया वॉइस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।